डियर स्टूडेंट, आज हम देखते हैं कि डीएनए की पैकेजिंग क्रोमोसोम के अंदर कैसे होती है। तो इसमें जो डीएनए है 3 स्तरों पर पैकेजिंग होती है उसकी, और उनके उस तरह से नाम दिए हुए हैं। जो पहला स्तर है उसका नाम है न्यूक्लियोसोम, उससे अगला स्तर है सोलेनाइड, और उसके बाद जो फोल्डिंग होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर स्कैफोल्ड। और इसी कारण उस तरह से उसके नाम भी दिए, न्यूक्लियोसोमल मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल, न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल। तो जो न्यूक्लियोसोम है वो एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर डीएनए की पैकेजिंग या रैपिंग होती है, इसलिए उसका नाम न्यूक्लियोसोम हुआ। प्रोटीन का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो, और दूसरे लेवल पे जो कॉइलिंग होती है, कॉइलिंग के कारण उसका नाम सोलेनाइड मॉडल हुआ। और न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल इसलिए बोला गया क्योंकि न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए वहां पर। और जो स्कैफोल्ड है उसका मतलब ये होता है जो टेम्पररी मेटल या वुडन या बेम्बूस का फ्रेमवर्क होता है, उसके आधार पे उसका नाम पड़ा स्कैफोल्ड मॉडल। तो इसको समझने के लिए हमारे पास 3 हमने हेडिंग लिया हुआ है। इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए पैकेजिंग। उसके अंदर है तीनों मॉडल, न्यूक्लियोसोमल मॉडल, सोलेनॉइड मॉडल, न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल। और इसकी पैकेजिंग से क्या महत्व है, इसकी पैकेजिंग के क्या महत्व होंगे वो देखेंगे। अब देखते हैं, जैसे अब देख रहे हैं यहाँ पर अपन कि एक सेल है और उस सेल के अंदर क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं, और ये बाजू में जो क्रोमोसोम है वो किस तरह से उसके अंदर क्रोमोसोम लपटा हुआ है, या कहना चाहिए रीलिंग किया हुआ है वो। थोड़ा सा आगे देखते हैं तो सुपरकॉइल लिखा हुआ है, उसके आगे लिखा है कॉइल, और उसके आगे लिखा है न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से यहाँ से जो मतलब अपन उसको ओपन किए करके देखें तो ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ इस तरह से दिखता है कॉइल, और फिर आगे उसकी ओपनिंग करेंगे तो इस तरह से न्यूक्लियोसोम में दिखाई देता है। न्यूक्लियोसोम भी दिखाई देते हैं, जिसको बीड्स भी कहा जाता है। तो उसके बाद देखते हैं तो ये डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिखता है हमको, हेलिकल मॉडल। और इस तरह से अ, एक पैकेजिंग होती है। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल है वो वॉटसन क्रिक ने दिया था। तो इसके बाद अगले स्तर पर जो पैकिंग होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोमल मॉडल, न्यूक्लियोसोम मॉडल। तो डीएनए जो होता है हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप होता है, और इस तरह से अ, उसकी पैकेजिंग या रीलिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद अगला जो मॉडल है, इन्हीं बने हुए न्यूक्लियोसोम की कॉइलिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड जो है वर्ड वो कॉइलिंग से लिया हुआ है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर स्कैफोल्ड मॉडल। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि ये बीच में एक टेम्पररी इसके फोल्डिंग हुई है, और उसके ऊपर ये सोलेनाइड मॉडल वाला स्ट्रक्चर यहाँ दिखाई दे रहा है हमको, ये वाला। ये जो लूप्स दिख रहे हैं एक्चुअली सोलेनाइड मॉडल के लूप्स हैं, इस तरह से। और इसी ये जो पूरा हिस्सा है, इसको देखें तो कहाँ दिख रहा है हमको, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से ये एक के बाद एक रीलिंग होती जाती है, और डीएनए जो बहुत बड़ा लंबा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर समा जाता है। अब देखते हैं कि क्या-क्या इसके बारे में चीजें घटित हुई है। इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो न्यूक्लियोसोम मॉडल एक साइंटिफिक मॉडल है जो यह बताता है कि डीएनए का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब किस तरह से रख रखाव है, और वो वहाँ पर कौन कौन सी प्रोटीन एसोसिएटेड है या लगी हुई होती है। यह आगे यह भी बताता है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है फोल्डिंग का। डीएनए का जो फोल्डिंग है वो किस तरह से न्यूक्लियस के अंदर होता है, जिससे कि क्रोमोसोम बनते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि सामान्यतः न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नहीं बनते रहते, और केवल न्यूक्लियस
सेल डिवीजन के समय वो दिखाई देते हैं। इसके सिवाय वह सामान्यतः क्रोमेटिन के रूप में, क्रोमेटिन नेट या धागे के रूप में पड़े रहते हैं। यह मॉडल रोजर कॉर्नबर्ग ने 1974 में दिया था और यह बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसी को आउडे और उनके साथियों ने भी इसको कंफर्म किया और इसका नामकरण भी किया। आगे देखते हैं। न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो है यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में दिखाई देते हैं, है ना। और ये जो है डीएनए प्रोटीन पार्टिकल होता है, डीएनए और प्रोटीन का पार्टिकल होता है, जिसको हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। यदि हम डीएनए को स्ट्रेच करके देखें तो यह इसके अंदर डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल हमें या डीएनए हमको मॉलिक्यूल दिखता है, जो न्यूक्लियस की तुलना में बहुत बड़ा होने के बावजूद भी, है ना, 1000 गुना बड़ा है लंबाई में डीएनए मॉलिक्यूल, लेकिन वो छोटे से न्यूक्लियस में समा जाता है, क्योंकि इस तरह से वो उसकी पैकेजिंग होती है। हिस्टोन जो प्रोटीन है वह एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डीएनए मॉलिक्यूल को पैकेजिंग करने के लिए, संभालने के लिए, और एक ऑर्डरली मैनर में जो रैपिंग होती है, पैकेजिंग होती है, उसको करके एक छोटे से स्थान में, न्यूक्लियस जैसे छोटे स्थान में बड़ा सा डीएनए मॉलिक्यूल समा जाता है। न्यूक्लियोसोमल जो है क्रोमेटिन में बीड्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जैसे कि किसी माला में बनके दिखाई देते हैं, और इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ के द्वारा देखा गया। प्रत्येक न्यूक्लियोसोम में 4 हिस्टोन प्रोटीन की 2-2 कॉपियां रहती है, जिनके नाम है H2A, H2B, H3 और H4। इन चारों के 2-2 मॉलिक्यूल इकट्ठे होकर एक डिस्क लाइक पार्टिकल बनाते हैं, जिसका डायमीटर 11 नैनोमीटर और हाइट 5.7 नैनोमीटर होती है। डीएनए के लगभग 1.75 टर्न जो रहते हैं हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप्ड रहते हैं, और लगभग इसमें 146 बेस पेयर काउंट किए गए हैं डीएनए के बेस पेयर के। और ये इसमें जैसे हमने अभी पहले बोला था कि ये एक ऑक्टोमर है, लेकिन यहाँ पर H3H4 के दो मॉलिक्यूल मिलकर एक टेट्रामर बनाते हैं, जो कि कोर पर होते हैं, और पोलर रीजन में होते हैं H2A और H2B के 2-2 मॉलिक्यूल, मतलब वो भी टेट्रामर। इस तरह से 2 टेट्रामर मिलके एक ऑक्टोमर बनाते हैं। तो न्यूक्लियोसोम जो है वो इस तरह से 1.75 टन लेकर, जब जो दोनों हिस्से बचते हैं, दोनों हिस्से निकलते हैं उस न्यूक्लियोसोम के हिस्टोन प्रोटीन के बाहर, तो उसको H1 नाम का हिस्टोन प्रोटीन बांध के रखा रहता है। H1 हिस्टोन प्रोटीन उसको संभाल के रखा रहता है, बांध के रखा रहता है, ताकि वो ओपन ना हो सके। और इस तरह से जो 2 न्यूक्लियोसोम वाले बीड हैं, उनके बीच जो डीएनए का जो लंबाई है वो कितना लंबा होता है, 54 बेस पेयर का। तो इस तरह से 146 बेस पेयर और 154 बेस पेयर मिलके 200 बेस पेयर इतना लंबा कुल मिला के डीएनए मॉलिक्यूल या इतना लंबा डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोसोम में आता है। तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इतना लंबाई का डीएनए रैप होता है। यदि किसी एक जीन यूकेरियोटिक जीन की लंबाई मान लें कि 10,000 न्यूक्लियोटाइड पेयर बेस पेयर हैं, तो इसको 200 बेस पेयर से भाग करने पर लगभग 50 न्यूक्लियोसोम आएंगे इसमें, लगभग। और इस तरह से यदि एक ह्यूमन सेल में बेस पेयर की संख्या 6 बिलियन बेस पेयर है, तो न्यूक्लियोटाइड की संख्या 3 into 10 to the power 7 न्यूक्लियोसोम आएंगे। मतलब
टोटल एक यूकेरियोटिक ह्यूमन सेल्स में लगभग 30 मिलियन न्यूक्लियोसोम होते हैं। न्यूक्लियोसोम मॉडल में देखें हमने कि किस तरह से पैकेजिंग होती है, और यह करीब-करीब 11 नैनोमीटर का फाइबर बनाता है। बीच का जो डीएनए होता है, जिसको हमने बोले थे कि 2 हिस्टोन प्रोटीन के बीच वाला हिस्सा, वो उसको हम लिंकर डीएनए के नाम से जानते हैं। देखते हैं सोलेनॉइड मॉडल। सोलेनॉइड मॉडल जो है उसको प्रपोज करने वाले वैज्ञानिक थे जॉन फिंच और एरॉन क्लुग। 1976 में उन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक्सरे डिफ्रैक्शन से इसके पैटर्न को पता किया, और यह पता किया कि उसमें कितनी वाइट है। तो वो वाइट जो आई करीब 30 नैनोमीटर फाइबर प्राप्त हुआ। तो जो कॉइलिंग होती गई यही न्यूक्लियोसोम के बनने के बाद की स्थिति में, तो 30 नैनोमीटर फाइबर प्राप्त हुए उसमें। वहां पर इस तरह के फॉर्मेशन के लिए H4 टेल, हिस्टोन H4 के टेल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हुई, या रही कहना चाहिए। वो 30 नैनोमीटर फाइबर को बनाने में विशेष भूमिका निभाता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि H4 जो हिस्टोन प्रोटीन है, उसके 16th एमिनो एसिड एन टर्मिनल की तरफ से, वहां पर यदि एसिटिलेशन की क्रिया होती है, तो यदि एसिटिलेशन हो जाएगा तो इस तरह की फॉर्मेशन नहीं होगी, कॉइलिंग नहीं हो पाएगी। सोलेनॉइड मतलब कॉइलिंग नहीं हो पाएगी, और वो इनहिबिट करता है इस तरह के फाइबर बनने से। तो यह कब जरूरी है? जबकि ट्रांसक्रिप्शनली वो एक्टिव हो, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन कब होगा? जब वो खुला रहेगा। तो यह उसके ट्रांसक्रिप्शन के समय एसिटिलेशन क्रिया हो जाती है, जिसके कारण वो फाइबर नहीं बन पाता, और नहीं बन पाने से वो ओपन होता है, और ओपन होने से वहाँ ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अब जो डीएनए का फाइबर है वो 30 नैनोमीटर चौड़ा हो चुका है। अब देखते हैं इसके फुल मॉडल। तो इसके फुल मॉडल जो है, प्रोटीन इसके फोल्ड्स जो होते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स में, वह डीएनए फाइबर जो कि अभी सोलेनॉइड मॉडल में देखा हमने, उसको बांध के रखा हुआ रहता है। 30 नैनोमीटर जो फाइबर है, वह उसकी और कॉइलिंग होती है हायर लेवल पर, और इस तरह से वो न्यूक्लियोसोम में एक लूप बनाता है। मतलब एक क्रोमोसोम में एक लूप बनाता चलते जाता है, और इस तरह से लूप बनते जाते हैं, और टोटल लगभग एक लूप में 85 किलो बेस पेयर वाला डीएनए होता है, और जिसकी लंबाई जो है 10 to 30 माइक्रोमीटर होती है। तो इस तरह से जो प्रोटीन इसके फोल्ड हैं, वह जिम्मेदार होते हैं इसके फोल्ड मॉडल के लिए। यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं कि देखिए डीएनए मॉलिक्यूल जो है 2 नैनोमीटर चौड़ा है। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम मॉडल देखते हैं हम, जो 11 नैनोमीटर चौड़ा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर सोलेनॉइड मॉडल जो बना हुआ है 30 नैनोमीटर इतना चौड़ा हो चुका है। फिर यहाँ पर देखते हैं इसके फोल्ड मॉडल में, तो 300 नैनोमीटर इतना चौड़ा हो चुका है। और इस तरह से 300 नैनोमीटर चौड़ा जो है क्रोमोसोम में अब रैपिंग करके कितना हो चुका है? 7 नैनोमीटर इतना। यहाँ पर जिस तरह से लिखा हुआ है कि कंडेंसेशन सेक्शन ऑफ क्रोमोसोम, इस तरह से कंडेंस होके वहां पर जब इकट्ठा हो जाता है। इसके फुल मॉडल इज द फाइनल पैकेजिंग ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, और
इंटरफेस न्यूक्लियाई में तो हमको देखने को मिलता है कि वहाँ पर न्यूक्लियर मैट्रिक्स में केवल हमको क्या मिलता है, केवल क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन जो होता है वो न्यू डीएनए मॉलिक्यूल जो रहता है वो केवल धागे के रूप में पड़ा रहता है, उसकी कोई रीलिंग या रैपिंग नहीं होती। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्रोमेटिन रिमेन्स अटैच्ड टू द मैट्रिक्स थ्रू मैट्रिक्स अटैचमेंट रीजन एमएआर। सेवरल एमएआर सीक्वेंसेस हैज एक्चुअली बीन आइडेंटिफाइड। और इसके बाद इट इज बिलीव दैट द सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए वर्क इन एमएआर इंटरफेस न्यूक्लियाई एंड एज ए सार स्कैफोल्ड अटैचमेंट रीजन, जैसा कि मेटाफेज अवस्था में हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो एमएआर है और एसएआर है, ये कहाँ-कहाँ दिखाई दे रहे हैं वो बता रहा है कि एमएआर इंटरफेस न्यूक्लियाई में होते हैं, जबकि एसएआर मेटाफेज क्रोमोसोम में देखे गए हैं। तो इस तरह से स्कैफोल्ड मॉडल फाइनल पैकेजिंग डीएनए की